हाँ, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी और एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात की थी अपन ने कल प्रिंसिपल की। और प्रिंसिपल की बात की थी, इसके बाद आज इसके इम्पोर्टेंट कंसेप्ट की बात करते हैं। और वो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है अपने पास शील्डिंग। शील्डिंग होती क्या है उसकी बात करें अपन, ठीक है। अपन ने कहा था कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जब न्यूक्लियाई प्रोटॉन हो तो उसको अपन कहते हैं पीएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो यहाँ न्यूक्लियाई को अपन कंसिडर करते हैं जस्ट लाइक ए प्रोटॉन, ठीक है। तो अपने पास कोई प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन स्पिन करता है, अपन को पता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। और जब अपन इस पर कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये जो प्रोटॉन है उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो सकता है, ओरिएंटेड हो सकता है। बात करें ये जो प्रोटॉन होता है किसी मॉलिक्यूल्स में, ये प्रोटॉन जो होता है वो दूसरे कंपाउंड में जब प्रेजेंट होता है कार्बन की चेन में हो सकता है, कोई भी प्रोटॉन अपने पास अटैच है। तो ये जो प्रोटॉन है जब अपन इस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया अपन ने H0, ठीक है। अपन जब किसी प्रोटॉन पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये प्रोटॉन के चारों तरफ बॉन्ड होते हैं और इन बॉन्ड में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इनके कारण भी एक मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। और इनके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, इस मैग्नेटिक फील्ड को अपन कहते हैं इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। एक फील्ड तो अपन ने बाहर से अप्लाई किया मैग्नेटिक फील्ड, जिसको अपन कह रहे हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है इसकी बात करें अपन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के कारण भी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। और जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है इसको अपन कहते हैं इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है उससे हमेशा एक्सटर्नल जो मैग्नेटिक फील्ड है और इंड्यूस जो मैग्नेटिक फील्ड है, तो कहा जाता है कि इंड्यूस जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक जो फील्ड होगा उससे अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ उसको अपन कहते हैं इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। और इंड्यूस जो मैग्नेटिक फील्ड है ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है, वर्क करता है। जब ये अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है तो अपन कह सकते हैं कि ये जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है या जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इस प्रोटॉन को शील्ड करेंगे किससे, आउटर मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है जिसके कारण इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ, वो इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से क्या करेंगे, शील्ड करेंगे। और इसी को अपन कहते हैं शील्डिंग ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो प्रोटॉन की शील्डिंग भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। और जब शील्डिंग होगी, शील्डिंग होने पर होगा क्या कि जो अपन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोटॉन पर अप्लाई कर रहे हैं उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जितना मैग्नेटिक फील्ड अपन लगा रहे हैं उतना लगेगा नहीं, शील्डिंग के कारण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कितना लगेगा और जितना लगेगा उसको अपन कहते हैं इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। कोई भी प्रोटॉन जितना मैग्नेटिक फील्ड अनुभव करता है उसके ऊपर लगता है उसको अपन कहेंगे इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड। इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड को कैसे अपन बताएं, तो अपन कह सकते हैं H=1 - सिग्मा H0। H तो क्या था, इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोटॉन पे फील कर रहा है, ठीक है।
एच नॉट क्या है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो अपन ने प्रोटॉन पे लगाया है, ठीक है। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोटॉन पे अपन ने अप्लाई किया, अब शील्डिंग के कारण क्या हुआ? वो कम हो गया, और कम हो गया तो क्या कहला रहा है? इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड। तो ये क्या है? सिग्मा। इसको अपन कहते हैं शील्डिंग पैरामीटर्स। शील्डिंग पैरामीटर्स, इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी कि प्रोटॉन किस केमिकल एनवायरनमेंट में है, उस पर डिपेंड करती है शील्डिंग पैरामीटर की वैल्यू। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? एक्सटर्नल कम हो गया, इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड लगेगा। कल अपन ने बात की थी कि दो अपने पास स्पिन स्टेट्स थी, उन स्पिन स्टेट में जो एनर्जी थी उसके बारे में अपन ने कल कहा था कि वो किस पर डिपेंड करती है। तो अपन ने कहा था कि साहब मैग्नेटोगायरिक रेशियो एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पर वो क्या करती है? एनर्जी डिफरेंस डिपेंड करती है। आज इसकी बात कर रहे हैं। पहले तो अपने पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड या अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड था एच नॉट, अब ये इतना नहीं रहा, कितना हो गया? 1 माइनस सिग्मा। इसको अपन क्या लिख सकते हैं? तो एच अपॉन 2 पाई 1 माइनस सिग्मा एच नॉट। तो शील्डिंग के कारण क्या हुआ? प्रोटॉन की शील्डिंग हो गई। शील्डिंग होने से प्रोटॉन जितना मैग्नेटिक फील्ड अपन ने अप्लाई किया उतना फील नहीं कर रहा, वो कम फील कर रहा है। और फील करने से हुआ क्या? शील्डिंग होने से हुआ क्या कि शील्डिंग होने से मैग्नेटिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड था वो कम हो गया। कम होने से एनर्जी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में भी अपन ने कहा था कि तो शील्डिंग होने से अपन कह सकते हैं कि जो प्रोटॉन है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जो होगा उस पर कम हो जाएगा। कम हो जाने से उनमें जो फ्रीक्वेंसी है वो भी क्या चाहिए? कम चाहिए, या एनर्जी गैप उसका भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये थी अपने पास शील्डिंग, ठीक है। बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अपन ने कहा कि इलेक्ट्रॉन के कारण जो प्रोटॉन होता है उस इलेक्ट्रॉन के कारण इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है, जो कि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इस कारण अपन कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है ये इस प्रोटॉन को शील्डिंग करते हैं। किससे? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है। तो ये अपने पास था शील्डिंग, और शील्डिंग से अपने पास अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड कम हो गया, और वो किसको अपन कहते हैं? इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड। जितना वर्क कर रहा है, जितना प्रोटॉन फील कर रहा है, और इसके होने से क्या हुआ कि जो एनर्जी डिफरेंस था वो भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो अप्लाइड शील्डिंग जितनी ज्यादा होगी उतना अपने पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कम अनुभव होगा, उतनी एनर्जी डिफरेंस या एनर्जी गैप क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और एनएमआर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस जो है वो लो फ्रीक्वेंसी पर एब्जॉर्प्शन शो करेगा। अब बात करते हैं अपन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में केमिकल शिफ्ट की। केमिकल शिफ्टिंग होती क्या है उसकी बात करें तो केमिकल शिफ्ट, ठीक है। बात करें अपने पास हाइड्रोजन की, जैसे कोई प्रोटॉन है, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, ये कोई कंपाउंड है। अब कोई भी कंपाउंड हो उसमें जो हाइड्रोजन होता है उसका केमिकल एनवायरनमेंट जो होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे ये हाइड्रोजन इस कार्बन से अटैच है, जबकि ये हाइड्रोजन किससे अटैच है? ऑक्सीजन से अटैच। तो इनका केमिकल एनवायरनमेंट क्या है? डिफरेंट है। इनका केमिकल एनवायरनमेंट डिफरेंट होने के कारण इनकी जो शील्डिंग है वो भी क्या होगी? डिफरेंट होगी। अब जब इनकी शील्डिंग डिफरेंट होगी तो इनके लिए डिफरेंट एनर्जी या फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता होगी, और जब डिफरेंट फ्रीक्वेंसी या एनर्जी की आवश्यकता होगी तो ये एनएमआर स्पेक्ट्रम में अलग अलग क्या देंगे? सिग्नल देंगे, ठीक है। तो हर प्रकार का प्रोटॉन का केवल एक ही सिग्नल नहीं आता है। हर प्रोटॉन का, या यूं कहे कि हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई के डिफरेंट सिग्नल अपन को क्या होते हैं? एनएमआर स्पेक्ट्रम में मिलते हैं, क्योंकि उनका केमिकल एनवायरनमेंट क्या होता है? डिफरेंट होता है। एनएमआर जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसकी बात करें अपन, तो जब भी अपन कोई सैंपल होता है उस सैंपल का एनएमआर स्पेक्ट्रम लेते हैं तो उस सैंपल के साथ एक रेफरेंस कंपाउंड भी क्या कर देते हैं? अपन मिला देते हैं, रेफरेंस कंपाउंड, ठीक है। तो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में सैंपल जो है
उस सैंपल की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को रेफरेंस कंपाउंड की रेजोनेंस जो फ्रीक्वेंसी है उसके सापेक्ष अपन इसको नापते हैं। ठीक है, तो जब एनएमआर स्पेक्ट्रम आता है तो एनएमआर स्पेक्ट्रम में जो रेफरेंस कंपाउंड है इसका भी अपने को क्या मिलता है, सिग्नल मिलता है, और कोई जो न्यूक्लियाई होते हैं उनको भी क्या मिलता है, अपन को सिग्नल मिलते हैं। तो केमिकल शिफ्टिंग है क्या, तो अपन कह सकते हैं कि जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट में रेफरेंस कंपाउंड्स है, ठीक है, ये रेफरेंस कंपाउंड का सिग्नल है और ये प्रोटॉन का या हाइड्रोजन का सिग्नल है। तो इस रेफरेंस कंपाउंड से इस प्रोटॉन के सिग्नल का पृथक्करण ही क्या कहलाता है, केमिकल शिफ्ट। कहने का मतलब कोई सा भी प्रोटॉन का जो सिग्नल होता है वो रेफरेंस कंपाउंड के सिग्नल से कितना दूर है, कितना पास या किस डिस्टेंस पे है, वो क्या कहलाता है, केमिकल शिफ्टिंग। ठीक है, तो केमिकल शिफ्टिंग अपन नापते हैं, सिग्नल कहाँ आ रहे हैं, रेफरेंस कंपाउंड के सिग्नल के पास आ रहे हैं, दूर आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, किस डिस्टेंस पे आ रहे हैं, वो अपन देखते हैं, वही अपने पास क्या कहलाता है, केमिकल शिफ्ट कहलाता है। बात करें रेफरेंस कंपाउंड भी, एक तो अपने पास दो प्रकार के होते हैं, एक तो एक्सटर्नल होता है, एक इंटरनल होता है। इंटरनल रेफरेंस कंपाउंड के रूप में जो सैंपल होता है उसमें अपन यूज करते हैं टेट्रा मिथाइल सिलेन। ठीक है, टेट्रा मिथाइल सिलेन कंपाउंड है ये, जो कि रेफरेंस कंपाउंड के रूप में काम में लिया जाता है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, टेट्रा मिथाइल सिलेन। कई बार क्वेश्चन आता है कि साहब रेफरेंस कंपाउंड के रूप में टेट्रा मिथाइल सिलेन का यूज क्यों करते हैं, तो इसके अपने पास बहुत सारे रीजन। पहला जो सीधा कंसेप्ट है वो कहा जाता है कि ये जो कंपाउंड होता है वो ज्यादातर जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उसमें ये क्या होता है, सोल्यूबल होता है। TMS जो है टेट्रामिथाइल सिलेन, ये ज्यादातर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होता है, विलय होता है। दूसरी बात करें अपन कि ये जो टेट्रामिथाइल सिलेन है इसमें 12 प्रोटॉन है, इसमें CH3 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 CH3। ठीक है, तो 12 प्रोटॉन है और 12 जो प्रोटॉन है ये क्या है, इक्विवेलेंट प्रोटॉन है। ठीक है, तो इसमें साहब 12 इक्विवेलेंट प्रोटॉन होते हैं जिनका एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल जो होता है अपन को एनएमआर स्पेक्ट्रम में क्या होता है, मिलता है। दूसरी बात कि इसके जो प्रोटॉन है, ठीक है, 12 इक्विवेलेंट प्रोटॉन है जिनका एक ही सिग्नल मिलेगा। तीसरी बात कि साहब इसके जो प्रोटॉन है वो अन्य ज्ञात यौगिकों की तुलना में मैक्सिमम शिल्डेड रहते हैं। ठीक है, तो इनकी शिल्डिंग क्या होती है, अन्य ज्ञात यौगिक कंपाउंड की तुलना में क्या है, सबसे ज्यादा है। इस कारण इसका उपयोग जो है एक रेफरेंस कंपाउंड के रूप में किया जाता है। तो टेट्रामिथाइल सिलेन रेफरेंस कंपाउंड के रूप में लिया जाता है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। क्यों, तो अपन ने कहा कि ज्यादातर ये क्या है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल होता है। इसके पास 12 जो होते हैं इक्विवेलेंट प्रोटॉन होते हैं जिनका एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल अपने पास मिलता है। तीसरी बात कि इनके जो प्रोटॉन होते हैं वो अन्य ज्ञात यौगिकों की तुलना में मैक्सिमम क्या रहते हैं, शिल्डेड रहते हैं। इस कारण इसका उपयोग रेफरेंस कंपाउंड के रूप में किया जाता है।